दोस्तों, आज की सुबह एक ऐसी खबर के साथ हुई है जिसने न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जब आप और हम और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी गहरी नींद में था, जब घड़ियों की सुइयां आधी रात का इशारा कर रही थी, ठीक उसी वक्त भारत के जाबांजों ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। यह कोई सामान्य सुबह नहीं है दोस्तों, यह वह सुबह है जो एक तूफानी रात के बाद आई है। एक ऐसी रात जब भारत ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक अपने अब तक के सबसे बड़े, सबसे भीषण और सबसे सटीक सैन्य एक्शन को अंजाम दिया है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो यह है कि भारत ने दुश्मन के उन ठिकानों पर प्रहार किया है जिन्हें वह सबसे सुरक्षित मानता था। यह हमला इतना अचानक और इतना व्यापक था कि दुश्मन को संभलने का, पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। सोचिए जरा उस मंजर के बारे में जब चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक आसमान से आग बरसने लगे। आज हम आपको इस पूरी कार्यवाही की एक एक परत खोलकर बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत दरअसल बीते 48 घंटों से हो रही थी। जब हम और आप अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, उस वक्त भारतीय सेना के वॉर रूम्स में नक्शे खोले जा रहे थे। सैटेलाइट्स की दिशा बदली जा रही थी और खुफिया जानकारी जुटाने वाले हमारे तंत्र अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे थे। खबर यह थी कि पीओके से लेकर एलओसी तक पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा था। सीमा पार एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही थी। भारत की तरफ से भी लगातार युद्धक टैंकों और विमानों की पेट्रोलिंग जारी थी। यह सामान्य गश्त नहीं थी, बल्कि यह उस वाले तूफान की आहट थी। बीते 2 दिनों से भारतीय एजेंसियां लगातार उन खास ठिकानों को नोटिस कर रही थीं। उनकी निगरानी कर रही थी जहां से भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा था। यह वो जगहें थी जहां से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के प्लान बनाए जा रहे थे। और फिर फैसला लिया गया। फैसला एक निर्णायक कार्यवाही का। जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान भी बड़े चैन की नींद सो रहा था। शायद उन्हें इस बात का गुमान था या गलतफहमी थी कि भारत अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। उन्हें लग रहा था कि भारत अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चलेगा। उन्हें लग रहा था कि हाल ही में जो तनाव बढ़ा है उसमें भारत को अपनी स्थिति सुधारने में या कोई भी जवाबी कार्यवाही प्लान करने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगेगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारत ने इस बार अपनी चाल पूरी तरह पलट दी। दुश्मन की सोच से कई कदम आगे जाकर भारत ने देर रात अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया। और आपको बता दें कि यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। पीओके से लेकर एलओसी तक लगभग 27 ठिकानों को, जी हां दोस्तों, पूरे 27 ठिकानों को भारत ने एक साथ टारगेट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 27 ठिकाने आखिर थे क्या और यह इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने यह ठिकाने कितनी चालाकी से बनाए थे? दरअसल ये ठिकाने कहीं सुनसान जंगलों में नहीं, बल्कि एलओसी और पीओके के बेहद करीब बने रिहायशी इलाकों के बीचों बीच बनाए गए थे। यह उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। इन इलाकों में दिन के समय काफी भीड़ भाड़ होती थी। आम लोग अपने कामों में लगे रहते थे। ऐसे में भारत के लिए दिन के उजाले में इन ठिकानों को टारगेट करना बहुत मुश्किल था। भारत कभी नहीं चाहता कि उसकी कार्यवाही में किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचे। दुश्मन इसी बात का फायदा उठा रहा था। वो जानता था कि भारत की नैतिकता उसे दिन में हमला करने से रोकेगी। लेकिन दोस्तों, इन जगहों का एक काला सच भी था। रात होते ही यहां का मंजर बदल जाता था। पीओके और एलओसी से सटे हुए इन ठिकानों में पाकिस्तान रात के वक्त ब्लैकआउट कर देता था, यानी पूरी तरह अंधेरा। इसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान इन जगहों को छुपाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यह जगह भारत की नजर में आए। इन जगहों पर ब्लैकआउट इसलिए किया जाता था ताकि भारत को इस बात की भनक ना लगे कि अंधेरे के साए में यहां क्या खेल चल रहा है। यहां किस कदर आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, किस कदर
यहाँ आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे। ये वो समय था जब पाकिस्तान यहाँ अपनी आर्मी डिप्लॉय करने के लिए अपनी बेहतर सेना और साथ ही अपने सैन्य रेजिमेंट को तैनात करने की गतिविधियां तेज कर देता था। दरअसल जिसे वह सैन्य रेजिमेंट कहते थे, अगर वास्तव में कहा जाए तो वह पूरा का पूरा आतंकी संगठन के करियर का काम चल रहा था। यह सब कुछ उन रिहायशी इलाकों के बीच में हो रहा था जहां घनी आबादी बसी हुई थी। आतंकियों ने इन बस्तियों को अपनी ढाल बना रखा था, लेकिन भारत ने इस बार दुश्मन की इस ढाल को भेदने का फैसला कर लिया। भारत ने इन ठिकानों को देर रात टारगेट करने का समय चुना, जब आम जनता अपने घरों में सो रही थी और सड़कों पर सिर्फ वो लोग थे जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भारत ने इन सभी 27 ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया है। इन ठिकानों के ध्वस्त होने के साथ ही अब पाकिस्तान बुरी तरह बौखला उठा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस अंधेरे को वो अपनी ताकत मान रहे थे, भारत ने उसी अंधेरे को उनका काल कैसे बना दिया। इस बौखलाहट का सबूत भी अब सामने आने लगा है। पाकिस्तान ने इस वक्त ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जी हां, सीमा पार से बहुत बड़ी खबर और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की एक हताश कोशिश की गई है, या फिर यूं कह लीजिए कि भारत के इस भीषण एक्शन पर पलटवार करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। क्या है इस वक्त की पूरी खबर? सीमा पर असल में क्या चल रहा है? क्या यह तनाव अब एक बड़े युद्ध का रूप लेने वाला है? भारत ने जिन 27 ठिकानों को पीओके से लेकर एलओसी तक के बीच में पूरी तरह से टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है, वे भारत के लिए रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? उन्हें ध्वस्त करना क्यों जरूरी हो गया था? यह सब हम आपको आज बहुत विस्तार से समझाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत ने अभी इस वक्त सीमा पर क्या कंडीशन बना रखी है, लगातार पीओके और एलओसी पर स्थिति कैसी बनी हुई है, किस कदर से लगातार दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, किस कदर से दोनों तरफ से सेना आमने सामने मोर्चे पर अड़ी हुई है। यह कोई सामान्य गोलाबारी नहीं है दोस्तों, यह दो देशों के बीच का एक ऐसा तनाव है जो अपने चरम पर है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी फिर से सीमा पर उतार दी है, जिसके साथ ही भारत ने कई आधुनिक टैंक और यहां तक कि कई जो शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया है। भारत की तरफ से यह तैयारी बता रही है कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। आपको इस पूरी खबर का एक एक पहलू मिलेगा, तो हमारे साथ इस विश्लेषण में बने रहें। दोस्तों, भारत ने इस बार जो किया है वह सिर्फ सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक तकनीकी युद्ध का भी बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने न सिर्फ इस वक्त अपने सैन्य मोर्चे को आगे किया है, बल्कि अपनी टेक्निकल क्षमता और अपनी विशेषज्ञ टीमों का पूरा इस्तेमाल किया है। क्या आपको पता है कि इस हमले से पहले क्या तैयारी की गई थी? सैटेलाइट इमेज की मदद से भारत ने पूरे उस इलाके का एक 3D मैप क्रिएट किया था। जी हां, एक ऐसा नक्शा जिसमें दुश्मन की हर एक हरकत, हर एक बंकर, हर एक सुरंग साफ दिखाई दे रही थी। भारत ने दरअसल इन्हीं नक्शों के आधार पर इन 27 पॉइंट्स को ट्रिगर किया था। यह वो जगहें थी जहां से भारत पर साजिशें रची जा रही थी। भारत ने इन 27 जगहों की पहचान की थी जहां से बंकर और सुरंग के रास्ते आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश करते थे। सोचिए जरा, जमीन के नीचे बनी वो सुरंगें जिनका इस्तेमाल करके आतंकी हमारी सीमा में घुसपैठ करते थे और हमारे देश में खून खराबा फैलाते थे। यह वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी न सिर्फ पलते थे, न सिर्फ ये उनके पनाहगार होते थे, बल्कि यह उनका मुख्य ट्रेनिंग सेंटर भी था। यह सेंटर एलओसी से बेहद करीब थे और यहीं से उन्हें हथियार चलाने की, बम बनाने की ट्रेनिंग देकर भारत भेजा जाने की तैयारी की जाती थी। दरअसल खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि यहां पर बहुत भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी जमा किया गया है। भारत को इस बात की पुख्ता खबर थी। दरअसल यहां पर बता दें कि पूरी सैन्य रेजिमेंट की तरह आतंकियों ने अपना अड्डा बना रखा था। उनके पास वो सब कुछ था जो एक फौज के पास होता है, और इन अड्डों को भारत ने पहले ही अपनी हिट लिस्ट में डाल रखा था। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली में जो कुछ हुआ, जो साजिशें रची गईं, यह वही अड्डे हैं जहां से दिल्ली हमले की साजिश रची गई थी।
इन अड्डों पर ही दिल्ली हमले को लेकर के पूरे प्लान किए गए थे। कौन कहां जाएगा, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करना है, यह सब प्लानिंग इन्हीं 27 ठिकानों में से चलाई जा रही थी। इस बात की भनक भारत को पहले ही लग चुकी थी। हमारी एजेंसियां इन पर लगातार नजर बनाए हुए थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। भारत ने पूरे 48 घंटे तक इसका इंतजार किया। अब आप पूछेंगे कि इंतजार क्यों? जब पता था तो हमला क्यों नहीं किया? यही तो भारत की रणनीति है। भारत ने लगातार इनकी एक एक लोकेशन को ट्रैक किया। उनकी एक्चुअल मूवमेंट क्या है, कब वह आते हैं, कब जाते हैं, यहां तक कि किस कदर से लोग आ जा रहे हैं और कितनी संख्या में यहां पर आतंकी मौजूद है। इस बात की भारत को 100% पुख्ता जानकारी चाहिए थी। भारत कोई कच्चा काम नहीं करना चाहता था। भारत चाहता था कि वार एक हो, लेकिन ऐसा हो कि दुश्मन की कमर टूट जाए। इस वजह से भारत ने सब्र के साथ इंतजार किया और बिना किसी को भनक दिए, बिना कोई शोर मचाए, इन 27 ठिकानों के ऊपर बहुत बड़ी कार्यवाही का फाइनल प्लान तैयार किया। और भारत ने हमला तब किया जब यह रिहायशी इलाकों के बीच बने सेंटर पूरी तरीके से शांत क्षेत्र में थे, यानी रात के वक्त, क्योंकि दिन में यहां पर चहल पहल हो रही थी और चहल पहल के बीच अगर भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता तो वहां से आम नागरिकों को नुकसान हो सकता था। भारत अपनी लड़ाई आतंकियों से लड़ रहा है, आम लोगों से नहीं। इसलिए भारत ने पूरा का पूरा स्थिति समझते हुए और थामते हुए देर रात इन जगहों को अपने आधुनिक ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया है। दरअसल यह ड्रोन जो भारत इस्तेमाल कर रहा है, यह सिर्फ विजुअल्स को क्रिएट नहीं करते, सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, बल्कि साथ साथ यह भी बताते हैं वह करेक्टली टारगेट तक पहुंच चुके हैं या नहीं। यह लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस होते हैं। इसके बाद ही भारत ने इन्हें स्ट्राइक किया। एक एक टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह किया गया। दरअसल भारत इस बार पूरी की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का इरादा अब सिर्फ घुसपैठ रोकना नहीं है। भारत न सिर्फ आतंक को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत में हमले की साजिश जिन जगहों से रची गई थी, चाहे वह सीमा के कितने भी पार क्यों ना हो, भारत उन जगहों तक अब पहुंचेगा और उन पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। और दोस्तों, भारत के इस नए तेवर से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं डरा हुआ है, इसी बात से तुर्की भी डरा हुआ है। तुर्की की भी सांसें थमी हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें तुर्की कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि भारत ने पहले ही शुरुआत में स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत में जो दिल्ली में जो सब कुछ हुआ, उसकी हमले की तैयारी और साजिशों का पूरा प्लान तुर्की के अंदर भी रचा गया था। वहां भी इसके तार जुड़े हुए थे और यहीं पर इन्हें कई जगहों पर ट्रेनिंग और किस कदर से भारत तक पहुंचना है, इस बात को लेकर के ट्रेनिंग भी दी गई थी। और इसीलिए यह स्लीपर सेल्स बाद में एक्टिवेट किए गए। भारत अब इन सभी कनेक्शनों को खंगाल रहा है और जरूरत पड़ी तो कार्यवाही का दायरा और भी बढ़ सकता है। लेकिन इस वक्त अब बॉर्डर पर बहुत बड़ी भारत की तरफ से हलचल शुरू हो चुकी है। जो रात में हुआ वह तो बस एक शुरुआत थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पीओके और एलओसी पर उसने अपने जो प्रमुख ठिकाने थे, जो आतंकियों के लिए बहुत बड़ा टारगेट भारत ने तैयार कर रखा था, सेट कर रखा था, उन्हें भारत ने निपटाने का काम कर लिया है। यानी जो तत्काल खतरा था उसे खत्म कर दिया गया है, सैफवाद जब्त हो गया है। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अभी भी भारत की तरफ से यह एक्शन थमने वाला नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि पीओके और एलओसी पर भारत जो शांति चाहता था, भारत जिस चीज की दरकार पहले कर रहा था, अब शायद वह संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हालात अब बदल चुके हैं। भारत ने साफ किया है कि भारत के साथ जो किया गया है, जो साजिशें रची गई हैं, उसका बदला, उसका पलटवार भारत जरूर करेगा। और अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। और इस बात को लेकर के दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने बीते एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी। अमेरिका को भी आभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। अमेरिका ने साफ कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से कई बड़े दावे किए गए थे कि भारत की तरफ से तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं और यह तैयारियां काफी हद तक
आगे बढ़ती हुई एलओसी की तरफ दिखाई दे रही हैं। एलओसी की तरफ सैटेलाइट इमेज ने साफ किया था कि भारत न सिर्फ अपने आर्टिलरीज के साथ, अपनी तोपों के साथ, बल्कि अपने भारी भरकम युद्धक टैंकों और कई मिसाइलों की रेजिमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। यह एक पूर्ण युद्ध की तैयारी जैसा मंजर था, जिसमें भारत न सिर्फ अपने सामान्य आरपीएफ, सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि भारत अपने बीएसएफ और सबसे खास बात अपनी कई स्पेशल कमांडो फोर्सेस के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहा है। जब स्पेशल फोर्सेस मोर्चे पर आती हैं, तो इसका मतलब होता है कि मिशन बहुत गहरा और बहुत खतरनाक है। और इस खबर के आने के साथ ही अब पूरी दुनिया में एक बात साफ हो चुकी है कि भारत अभी भी अपनी स्थिति को पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहा है। भारत के पत्ते अभी भी पूरी तरह खुले नहीं हैं। भारत अभी भी लगातार कई और ठिकानों पर निशाने बनाने की तैयारी कर रहा है। दुश्मन अभी भी इस असमंजस में है कि अगला वार कहां होगा। और दोस्तों, इसी बीच पीओके को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर ऐसी है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल यह एलओसी से पीओके तक भारत ने सिर्फ इन 27 जगहों को ट्रिगर नहीं किया। 27 सिर्फ हवाई हमले नहीं किए, बल्कि साथ ही साथ भारत ने पीओके पर अपनी सेना उतारने का भी काम किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जमीनी कार्यवाही बता दें कि पीओके में भारत की सेना जो इस वक्त मौजूद थी, जो स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां थीं, वह लगभग पीओके में 24 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी हैं। क्या आपको अंदाजा है कि 24 किलोमीटर अंदर घुसना क्या मायने रखता है? यह कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। यानी कि पीओके में एक बड़े हिस्से पर भारतीय सेना उतर चुकी है, जो कि इस वक्त पूरे के पूरे अब मोर्चे को संभाल रही है। यह पाकिस्तान की संप्रभुता पर एक करारा तमाचा है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी यहां पर सेना उतारी है, बल्कि अपनी सैन्य फोर्सेस के साथ साथ अपने रेजिमेंट, अपने टैंक रेजिमेंट, साथ ही अपनी कई आधुनिक मिसाइल प्रणालियों को भी तैनात कर दिया है। इनमें आकाश जैसी एयर डिफेंस मिसाइलें शामिल हैं, जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। और साथ ही ब्रह्मोस जैसी ताकतवर क्रूज मिसाइल, जो कि शॉर्ट रेंज की दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है, इन्हें भी तैनात किया गया है। ब्रह्मोस की तैनाती का मतलब है कि दुश्मन का कोई भी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत किसी भी तरीके की अनहोनी और किसी भी तरीके के पलटवार के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने अपनी सुरक्षा का एक अभेद्य किला बना लिया है। वहीं भारत की एयर फोर्स को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। हमारे फाइटर जेट्स किसी भी क्षण उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, सभी को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से, जब से यह 27 ठिकानों पर हमला हुआ है, तब से लेकर अभी भी इस वक्त तक सभी हाई अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन अब जो स्थिति देखी जा रही है, जो एलओसी और पीओके के इलाकों में है, वह युद्ध के मैदान जैसी है। वहां पर भारतीय चॉपर से लेकर के, यानी सेना के हेलीकॉप्टरों से लेकर के भारतीय सेना के फाइटर जेट तक की इस वक्त गड़गड़ाहट गूंज आसमान में साफ सुनाई दे रही है। सीमा के पास रहने वाले लोगों ने साफ किया है कि देर रात से लेकर के सुबह अचानक से यहां पर तेज गड़गड़ाहट के साथ फाइटर जेट की आवाजें सुनी जा रही हैं। आसमान में भारतीय वायुसेना का दबदबा कायम है, जिसका साफ मतलब यह है भारत किसी भी तरीके से अपनी पूरी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। और भारत साफ कर चुका है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी के लिए, दुश्मन की किसी भी हरकत के लिए भारत निर्णायक रूप से तैयार हो चुका है। पीओके के उत्तरी हिस्से में जो मौजूदा छुपे हुए लॉन्च पैड थे, जिनका इस्तेमाल आतंकी करते थे, उन्हें न केवल पूरी तरीके से नष्ट किया गया है, बल्कि खबर यह भी है कि वहां मौजूद आतंकी सरगनाओं को भी घेर करके निपटाया गया है। यह सिर्फ ढांचों को गिराना नहीं था, बल्कि आतंकियों का सफाया भी था। यह सब इतनी सटीकता से किया गया, इतने प्रोफेशनल तरीके से किया गया है कि पाकिस्तान को सुबह तक इस बात का अंदाजा भी अब नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार भारत ने रातों रात यह सब कुछ कैसे किया। कैसे उनके रडार फेल हो गए, कैसे उनकी खुफिया एजेंसियां सोती रह गईं, रातों रात उनकी चौकियां कैसे निपटा दी गईं। जबकि दूसरी ओर अगर हम भारतीय खेमे की बात करें, तो भारतीय सेना के भीतर एक अजीब सी चुप्पी है।
एक ऐसी शांति जो बड़े तूफान से पहले होती है। जैसे कि हर कोई जानता हो कि यह जीत या 27 ठिकानों का ध्वस्त होना अभी सिर्फ शुरुआत का दौर है। असली खेल, असली मिशन अभी भी शुरू होना बाकी है। आपको याद होगा पिछले बार जब भारत ने बड़े एक्शन लिए थे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके तुरंत बाद भारत ने प्रेस ब्रीफिंग की थी। दुनिया को बताया था कि हमने क्या किया है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भारत प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं कर रहा है। भारत सरकार या सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान उस तरह से नहीं आया है। भारत इस बात की जानकारी भी नहीं दे रहा है कि वह किन जगहों को अब आगे ठिकाना बनाएगा, किसको निशाना बनाएगा और किन जगहों पर भारत ने एग्जैक्टली क्या कार्यवाही की है। इस बात की भी भारत की तरफ से कोई विस्तृत पुष्टि नहीं की जा रही है। भारत ने साफ शब्दों में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। आखिर यह चुप्पी क्यों, यह सन्नाटा क्यों? क्योंकि जानकारों का मानना है कि आतंकियों के खात्मे के बाद भारतीय बलों का अगला लक्ष्य पीओके के अंदर छिपे हुए वह गहरेवती स्थित सुरंग तंत्र थे। वो टनल नेटवर्क जिन्हें पाकिस्तान ने सालों की मेहनत से बनाया है, जिसकी वजह से भारत अभी भी इस पर चुप्पी साधे रखा है। यह वो सुरंगें हैं जिन्हें पाक अपनी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लाइन कहता है। यह उनकी रक्षा पंक्ति की रीढ़ की हड्डी है। इनका इस्तेमाल वह दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के लिए करता था, आतंकियों को भेजने के लिए, हथियार सप्लाई करने के लिए, और इन्हीं जगहों का इस्तेमाल करके अब भारतीय सेनाएं अपने डीप मिशन स्ट्राइक फेज 3 की शुरुआत कर रही हैं। जी हां, फेज 3। यह नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे यह साफ हो रहा है कि अब पुरानी सीमाएं व एलओसी की लकीर अब भारत के लिए रुकावट नहीं बनेंगी और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब भारत को अपाक को इस जगह पर रोक पाएगा। भारत ने तय कर लिया है कि खतरे को उसकी जड़ में जाकर ही खत्म करना है। पाकिस्तान को दी गई चेतावनियों के बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दिया। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए क्योंकि भारत के भीतर जनता का गुस्सा इतना तेज है, लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा है। वहीं की हाल में राजधानी दिल्ली में हुई जो घटनाक्रम है, जो साजिशें रची गईं, उसके बाद देश का मूड बदल चुका है। उसके बाद पीएम ने साफ शब्दों में कहा था कि अब जवाब सीमा पार जाकर ही दिया जाएगा, और वह भी ऐसे दिया जाएगा कि फिर कोई दुश्मन आंख उठाकर भी भारत की तरफ ना देख सके। यह उसी संकल्प का क्रियान्वयन है जो आज हम सरहद पर देख रहे हैं। दरअसल शुरुआत में भारत के पीएम की तरफ से यह शब्द बोले गए थे, जिसके बाद से से आ जाए भारत ने कोई बड़ी अपडेट नहीं दी है, बस काम किया जा रहा है। इसी दृढ़ता के साथ, इसी संकल्प के साथ अब भारतीय विशेष बलों ने, हमारी स्पेशल फोर्सेस ने पीओके की सबसे कठिन माने जाने वाली नीलम वैली की ओर भी बढ़ना शुरू कर दिया है। नीलम घाटी, दोस्तों, यह वो इलाका है जो अपनी भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है। यहां ऑपरेशन करना दुनिया की किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बता दें कि यहां मौसम भी हमेशा दुश्मन के खिलाफ ही रहता है, और यहां पर इलाके जो हैं वह बनावट भी इतनी जटिल है कि भारत के समझ से परे हैं। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, गहरी खाइयां। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारतीय आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे भूगोल कैसा भी हो, ऑपरेशन किसी हाल में अब नहीं रुकने वाला है। सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है। इस आदेश के साथ ही सैकड़ों की तादाद में ड्रोन आसमान में छोड़े गए हैं। यह ड्रोन घाटी के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, और साथ ही साथ 3D नक्शे, 3D मैपिंग की जा रही है इन इलाकों की, जो कि रियल टाइम में, यानी बिल्कुल उसी वक्त दुश्मन के हर एक मोमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। तकनीक का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया, और यही वजह थी कि पाकिस्तान की फॉरवर्ड यूनिट, उनकी जो अग्रिम टुकड़ियां थीं, जब भारतीय प्रगति को रोकने के मुकाबले में उतरी, जब उन्होंने भारतीय सेना का रास्ता रोकने की कोशिश की, तो उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि भारतीय सेना उनके हर कदम से 2 मिनट पहले कैसे वाकिफ हो रही है। भारतीय सैनिकों को पहले से पता था कि दुश्मन कहां छिपा है, कहां से फायर करेगा। दरअसल भारत के पास इस वक्त 3D मैपिंग का पूरा आंकड़ा मौजूद है, जो उन्हें युद्ध के मैदान में भगवान जैसी शक्ति दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी साजिश के पीछे के चेहरों की। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब सामने आ चुका है।
हम बताएंगे आपको इस वक्त की खबर में कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड है कौन है जो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ यह खेल खेल रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो मास्टरमाइंड का असल नाम लिया जा रहा है वह कोई एक देश नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरा गठजोड़ है। इसके पीछे मास्टरमाइंड चीन और अमेरिका साथ ही तुर्की, इन तीनों के मिलीजुली गठबंधन को माना जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल है। हालांकि अब तक भारत को आधिकारिक तौर पर सिर्फ तुर्की के खिलाफ सबूत मिले हैं। जो दिल्ली साजिश के तार थे वो तुर्की से जुड़ते हुए दिखे हैं। लेकिन असल में अगर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में फंडिंग को लेकर के बात की जाए कि आतंकियों को पैसा कहां से मिल रहा है, हथियार कहां से मिल रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान को उकसावे को लेकर के जो कोशिश की गई, उसे भारत के खिलाफ खड़ा करने की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें हुई, इन सब की बात की जाए तो यहां पर इस त्रिगुट का नाम आ रहा है। चीन का अपना एजेंडा है, वह सीमा पर भारत को उलझाए रखना चाहता है। अमेरिका अपने हितों के हिसाब से कभी पाकिस्तान तो कभी भारत का साथ देने का नाटक करता है और तुर्की इस्लामी दुनिया का नेता बनने की चाहत में भारत के विरोध में खड़ा है। और अब इसको लेकर के बहुत गहरी और गहन जांच चल रही है कि क्या वास्तव में भारत में जो कुछ भी हुआ, जो अस्थिरता फैलाने की कोशिशें हुई, इसके पीछे चीन, तुर्की, पाक या फिर अमेरिका भी जिम्मेदार है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। और अब इस घटनाक्रम को एक तरफ तो जांच चल रही है, कूटनीतिक स्तर पर बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत इस पर सैन्य स्तर पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भारत अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने हथियारों से जवाब दे रहा है। जो कार्रवाई लगातार भारत की तरफ से की भी जा रही है वह इसी का सबूत है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब पीओके को पूरी तरह वापस लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक खबरें और उनका विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।